गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं पेडागॉजी का आज चौथा लेक्चर लेकर के आया हूं। जो है आइए आज हम आपको जो दिखाते हैं जो है पेडागॉजी का फोर्थ लेक्चर में जो है आपको जो है और अच्छी चीज़ें जो है कि आपका अध्यापन कैसे कराना है। जो है जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है जो है कि पेडागॉजी के अंतर्गत जो है अधिगम संबंधी जो सिद्धांत है वो आप तक आपको हमने बता दिया है कि थॉर्नडाइक ने कैसे बताया कि अध्यापन कराना है, और दूसरे में पावलोव का भी हमने बताया कि अध्यापन कैसे कराना है। उसने अपने सिद्धांत में कैसे बताया कि अध्यापन पेडागॉजी क्या होती है। इसके साथ ही जो है आपको हमने स्किनर का जो है पिछले लेक्चर में आपको हमने स्किनर के तहत बताया कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया जो है कि कैसे हमें बच्चों का जो है अध्यापन कराना है। जो है आज चौथे लेक्चर में आपको हम जो है लेके आते हैं जो है कोहलर के सिद्धांत को, जिसमें कोहलर ने बताया है जो है कि अधिगम आपको कैसे बच्चों को कराना है। जो आप कौन कौन सी विषय को जो है यहाँ पर जो है कोहलर द्वारा जो है बच्चों को जो है अच्छे से समझाया जा सकता है। जो है मीन्स वो कौन सा विषय है जिस विषय को जो है कोहलर के सिद्धांत द्वारा अच्छे से समझाया जा सकता है। जो है या हम कहें जो है कि बच्चों को जो अधिगम कराने के तहत जो है किशोरों और प्रौढ़ व्यक्तियों को, ज़्यादातर हमारी समस्या क्या है जो है हम लोग देखते हैं कि पेडागॉजी में ज़्यादातर तो हमें क्या किसको पढ़ाना है, शिशु को पढ़ाना है और बालक को पढ़ाना है। जो है बालक मीन्स 12 साल की उम्र तक के बच्चों को जो है। देखिए अगर इससे ऊपर अगर जाते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि जैसे 20 साल का बच्चा है, या हम कहें कि माध्यमिक का बच्चा है मीन्स 9-10 के बच्चे को, 11-12 साल के बच्चे को, क्लास के बच्चों को, ग्रेजुएट बच्चों को और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो है हमारा किस तरह का अधिगम जो है अच्छा होगा, मीन्स इनको कैसे हमें अध्यापन कराना चाहिए। जो है तो इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त जो अध्यापन सिद्धांत बताया गया वो कोहलर द्वारा बताया गया। मीन्स जैसे हम कहेंगे गणित को पढ़ाना है, विज्ञान को पढ़ाना है, तो गणित और विज्ञान को पढ़ाने के लिए जो है हम किस सिद्धांत का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर यही बताया गया जो है कि कोहलर के सिद्धांत का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा किया गया है। मैथ को पढ़ाने के लिए, विज्ञान को पढ़ाने के लिए, इतिहास को पढ़ाने के लिए, भूगोल को, और हम कहेंगे सामाजिक अध्ययन को भी पढ़ाने के लिए जो है कोहलर के सिद्धांत का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जो है मीन्स हम कहेंगे जो है कि बच्चे को अगर पढ़ाना है, जो है शिशु को पढ़ाना है या किशोर को पढ़ाना है या प्रौढ़ को पढ़ाना है, तो सबके लिए अलग अलग सिद्धांत महत्व रखते हैं। जो है जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि पावलोव शिशु और बालक के लिए सबसे बेस्ट रहता है। जो है जबकि हम वही कहेंगे कि माध्यमिक का बालक हो, 9-10 का बालक हो, या ग्रेजुएट का बालक हो, या पोस्ट ग्रेजुएट का बालक हो, तो उसके लिए हमारा आता है जो है कोहलर का सिद्धांत, जहाँ पर जो है मैथ को अच्छे से समझना है, मीन्स बच्चे में सूझ पैदा करनी है, एक अनुभव लाना है। जो है इसके तहत आइए हम देखते हैं जो है पेडागॉजी के तहत जो है आपको हम एक छोटा सा जो है सिद्धांत से पहले जो है एक मूलभूत जो अधिगम की प्रक्रिया होती है या अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत शिक्षा संबंधी कुछ न कुछ नई चीज़ें हम आपको लेकर के आते हैं। जो है जिसके तहत आज हम आपको दिखाते हैं जो है कि शिक्षा हमारी क्या है। इसके बाद हम आपको जो है अध्यापन में ले चलते हैं। जो है तो यहाँ पर देखिए शिक्षा को जो है जिसे हम लोग जानते हैं जो तीसरी आँख बोला गया, जो है बाबा तीसरी आँख पाई जाती है किसके, बाबा के पास। मीन्स हम कहेंगे जो है कि शिव भगवान के पास तीसरी आँख, तो क्या शिव के पास ही तीसरी आँख है? नहीं, हम कहेंगे वो समस्त व्यक्ति जो शिक्षित हैं जो है जिसमें शिक्षा का जो है अच्छा प्रवाह है जो है उन्हें बोला जाता है कि तीसरी आँख है। मीन्स शिक्षा को बोला गया तीसरी आँख। शिक्षा को क्या बोला गया? मनुष्य की तीसरी आँख, मनुष्य की तीसरी आँख, तीसरी आँख। अब आप समझ गए होंगे कि तीसरी आँख कौन होती है। जो कॉन्शियस नहीं होता, चेतन नहीं होता, नैतिक नहीं होता, जो है हम कहेंगे जो है कि तीसरी आँख जो है व्यक्ति की शिक्षा होती है। जितना बेहतरीन जिसकी शिक्षा होगी उसकी तीसरी आँख उतनी बेहतरीन होगी। तीसरी आँख से जो है क्या किया जाता है, व्यक्ति के मनोभावों को भी जो है देख लिया जाता है, समझ लिया जाता है, जिसके तहत नाम आ जाता है जो है उसका जो है इसी शिक्षा का तब नाम आ जाता है जो शिक्षा मनोविज्ञान। इसी को हम फिर लोग क्या करने लगते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के तहत ही मेजर रूप से जो है मनुष्य की तीसरी आँख की जो है काउंटिंग की जाती है। जो है तो इस तरीके से जो है
शिक्षा का दूसरा प्राविधान हम आपको दिखाते हैं जो है कि यहाँ बोला गया जो है स्वामी विवेकानंद ने बोल रखा है जो है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला जो है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा हम कहेंगे जो है व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, जो है व्यक्ति का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है जो है, हम लोग को मालूम हो गया कि शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है। किसने बोला है ये जो है, हम कहेंगे स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है जो है। इसके अलावा ये दिखाते हैं हम जो है शिक्षा का जो है और भी बढ़िया एक प्रारूप है जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण। देखिए कितनी अच्छी बात है जो है, एक बोला जाता है ना चरित्रवान व्यक्ति और चरित्रहीन व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति में जो है शिक्षा का जो प्राविधान नहीं है उसे बोला जाता है कि वो व्यक्ति क्या है जो है, चरित्रहीन होता है जो है। हाँ, अब ये नहीं आप सोच लेना जो है कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो चरित्रहीन होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है जो है कि शिक्षा की प्रक्रिया दो रूपों में होती है जो है, जिससे एक हम लोग बोलते हैं औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे जो है बुजुर्ग या हमारे जो है सीनियर है ऐसे हैं जो है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसमें एक गजब की क्या है जो है तार्किक क्षमता है जो है, एक अच्छा बातचीत करने का सलीका है जो है, मीन्स उनमें अनौपचारिक शिक्षा है जो है, जो कि बेहतरीन है जो है। लेकिन हम कहेंगे कि जिसमें ये भी नहीं है, सामाजिक ज्ञान भी नहीं है जो है, वो व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि वो व्यक्ति चरित्रहीन होता है। मीन्स अगर औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक कोई भी अगर शिक्षा बेहतरीन है तो हम कहेंगे व्यक्ति के जो है क्या होता है, चरित्र का निर्माण होता है जो है। अब ये नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति चरित्रहीन होता है, नहीं, क्योंकि जिस अनपढ़ व्यक्ति में अनौपचारिक शिक्षा की प्रधानता होती है वो व्यक्ति बहुत ही क्या होता है, मिलनसार होता है, मीन्स वो चरित्रवान होता है जो है। तो इस तरीके से शिक्षा संबंधित आपको हमने जो है 3 चीज़ें बताई जो है, और आपको 1-2 चीज़ हम बताते हैं जो है। देखिए शिक्षा ज्ञान का विस्तार करती है जो, शिक्षा क्या करती है जो, ज्ञान का विस्तार करती है। इस तरह से देखिए आपको मालूम हो गया जो है कि ज्ञान का अगर विस्तार करना है जो है, मीन्स आप शिक्षा लेते रहिए जो है, सदा में लेते रहिए जो है। इसी के तहत बोला गया है जो है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षार्थी होता है, जो वो अपने संपूर्ण जीवन काल तक भी वो शिक्षार्थी होता है, और शिक्षक भी वही बेहतरीन होता है जो है जो संपूर्ण जीवन काल तक अपने जो है क्या करता है जो है, शिक्षक के रूप में जो है शिक्षा देता है जो है। जो व्यक्ति शिक्षार्थी के रूप में जो है शिक्षा देता रहता है जो है, वो व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन शिक्षक माना जाता है जो है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति अपने ज़िंदगी में जो है जो विस्तार शिक्षा की बातें आती है, हमने आपको अपने लेक्चर में बता रखा है जो है कि विस्तार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो व्यक्ति जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक लेता रहता है, जिसका गुरु ये हमारे वातावरण या हमारी प्रकृति होती है जो है। तो इस तरीके से जो है हमें ज्ञान का जब विस्तार करना है तो हमें शिक्षा सदैव लेते रहना चाहिए। हमें विद्यार्थियों से भी सीखना चाहिए। विद्यार्थी मीन्स एक शिक्षक को विद्यार्थी से भी शिक्षा मिलती है और वातावरण से भी शिक्षा मिलती है, अपने बड़ों से भी शिक्षा मिलती है, हम कहेंगे अपने छोटों से भी शिक्षा उनको मिलती रहती है जो है। तो आइए इसके साथ ही हम लोग आपको दिखाते हैं जो है पेडागागी का प्रोसेस, जो शिक्षा मूल इकाई होती है। पेडागागी की हम कहेंगे क्योंकि मूल इकाई क्या होती है जो है, पेडागागी की हम कहेंगे मूल इकाई पेडागागी की मूल इकाई हमारी क्या होती है, शिक्षा होती है जो है। तो आइए इसके तहत ही हम देखते हैं जो है कि कोहलर ने जो है किस तरीके से बताया जो है कि अध्यापन कराना चाहिए। देखिए कोहलर का सिद्धांत, कोहलर
का सिद्धांत। आइए, हम लोग को मालूम है कि कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया जो है, सिद्धांत उन्होंने देने के लिए जो है हम कहेंगे प्रयोग वस्तु जो है क्या क्या लिया, इसको आप देख लीजिए। प्रयोग वस्तु, प्रयोग वस्तु में उन्होंने एक प्रयोग वस्तु नहीं लिया, कई प्रयोग वस्तु लिया जो है। जैसे हम कहेंगे वनमानुष, 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 जिसे इंग्लिश में चिंपांजी बोलते हैं, चिंपांजी। इस चिंपांजी का नाम क्या था जो है, वनमानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान नामक वनमानुष पर उन्होंने जो है क्या किया जो है, सर्वप्रथम अपना प्रयोग किया। आप प्रयोग जो है कब किया उन्होंने जो है, ये कोहलर का जो सिद्धांत आया 1925 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया इन्होंने। इसके बाद हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर इन्होंने जो है वनमानुष के साथ साथ इन्होंने जो है बिल्ली पर भी प्रयोग किया है, बिल्ली पर भी प्रयोग किया। लेकिन सबसे मोस्ट जो है, मोस्ट यही माना जाता है, मोस्ट हमारा, मोस्ट जो लाइटर रहा है हमारा जो है, वो हमारा सुल्तान नामक जो है चिंपांजी पर रहा है। इसके बाद बिल्ली पर भी इन्होंने प्रयोग किया और कुत्ता पर भी इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन कुत्ता पर ये कम प्रभावी रहे हैं, कम प्रभावी, कम प्रभावी। इसके अलावा इन्होंने क्या लिया है जो है, छड़ी लिया है। छड़ी की संख्या भी आपको जाननी है कि इन्होंने 2 छड़ी लिया जो है। इसके बाद कहा गया कि इन्होंने बॉक्स भी लिया है, बॉक्स लिया है, बॉक्स के तहत इन्होंने 3 बॉक्स लिया है। और इसके बाद इन्होंने कहा गया जो पिंजरा लिया है, पिंजरा। आइए अब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं जो है, हाँ हम कहेंगे कि इन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट का या अपने जो है सिद्धांत को जो है सिद्ध करने के लिए जो है, मीन्स प्रमाणित करने के लिए जो है, प्रमाणित करने के लिए इन्होंने जो है एक और प्रयोग किया है जो है, जिसे हम आपको कहेंगे सीढ़ी समस्या का प्रयोग जो है। तो यहाँ पे इतनी वस्तुओं को लेकर के इन्होंने क्या किया जो है, एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम क्या रहा जो है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। अब देखिए कोहलर के सिद्धांत क्या नाम रहा जो हम कहेंगे सूझ, सूझ आवलिक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में हम लोग इनसाइड थियरी भी बोलते हैं, इनसाइड थियरी, इनसाइड थियरी। कोहलर का सिद्धांत क्या रहा, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है। अब आइए सूझ को देखते हैं जो है, और आपको हम अच्छे से दिखाते हैं कि सूझ शब्द किसने दिया। सूझ शब्द, इस शब्द को देने वाला व्यक्ति, सूझ शब्द को देने वाला व्यक्ति था जो है बर्थीमर, बर्थीमर। अब देखिए अंतर आ गया कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया, जबकि सूझ शब्द किसने दिया जो है, बर्थीमर ने दिया था जो है। यही नहीं, हम कहेंगे बर्थीमर के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है और भी वैज्ञानिक रहे जो सूझ से जुड़े रहे जो है, जिसे हम लोग कोफका बोलते हैं, कोफका। इस तरीके से कोहलर, कोफका और बर्थीमर, इन तीनों के तहत एक नाम की बातें आती है जिसे हम लोग बोलते हैं गेस्टाल्ट थियरी, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट थियरी। अब देखिए आपको मालूम हो गया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया, जबकि सूझ सिद्धांत, सूझ शब्द बर्थीमर ने दिया, जबकि गेस्टाल्ट थियरी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, सूझ का सिद्धांत आता है जो है। आइए अब हम सूझ को देखते हैं, जो सूझ को आपको हम जो है मॉडिफाइड करते हैं जो है। सूझ शब्द को आप समझ जाएंगे तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। मीन्स अधिगम की प्रक्रिया के लिए इस सूझ शब्द को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है जो है। देखिए ये सूझ, सूझ, इस सूझ क्या होता है जो है, इसे हमको जानना है कि सूझ क्या होता है जो है। हम कहेंगे एक ऑटोमेटिक अनुभव होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सूझ, एक हमारा आहा अनुभव होता है। क्या बोलेंगे, आहा अनुभव।
आहा अनुभव, सूझ एक आहा अनुभव होता है जो है। हम कहेंगे जो है सूझ हमारा आहा अनुभव होता है जो है। सूझ हमारा कब उत्पन्न होता है जो है, हम कहेंगे सूझ दो उद्दीपनों के बीच संबंधों को समझने से उत्पन्न होता है। अब देखिए, दो उद्दीपनों के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को समझने से जो है हम कहेंगे जो है सूझ उत्पन्न होती है। जैसे कहेंगे बालक में जो है सूझ उत्पन्न होगी जो है, तो सूझ बालक के तहत हम कहेंगे शिक्षक और उसकी किताबें। जब वो शिक्षक और अपनी किताबों के बीच के संबंधों को समझ जाएगा जो है, तो उसमें एक आहा अनुभव आएगा। मीन्स हम कहेंगे उसमें अधिगम की प्रक्रिया क्या होने लगेगी, बनने लगेगी जो है। जब तक वो शिक्षक और किताब के बीच के संबंधों को अगर नहीं समझ पाता है जो है, उसमें सूझ इन दोनों के प्रति, इन संबंधों के बीच सूझ पैदा नहीं होती है, तब तक उसका अधिगम अच्छे से नहीं होगा जो है। वो क्या करता रहेगा, उसके समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गुरुजी हैं और क्या ये किताबें हैं, इसका क्या मतलब है जो है। तो इसलिए दो उद्दीपनों के बीच संबंधों को समझने से सूझ की उत्पत्ति होती है जो है। और आइए अगले स्टेप में हम आपको दिखाते हैं जो है देखिए, सूझ उत्पन्न होने के लिए एक फैक्टर भी चाहिए, कारण। कौन कौन से कारक हैं जो है जिसके कारण इस सूझ उत्पन्न होगी जो है। तो देखिए, सूझ उत्पन्न होने के लिए हम कहेंगे जो है व्यक्ति का निराश होना भी, मीन्स जो हमारी समस्या है जो है, उस समस्याओं के सभी पहलुओं को जो है जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है जो है। मीन्स हम कहेंगे समस्यात्मक सभी पहलुओं को जानने से उत्पन्न होती है। सूझ कब उत्पन्न होती है, हम कहेंगे समस्यात्मक सभी पहलू। कोई भी अगर समस्या है तो समस्या के एक नहीं जो है तमाम पहलू होते हैं। अगर सभी समस्याओं को व्यक्ति जान रहा है जो है, तभी सूझ उसमें उत्पन्न होगी। अगर कोई भी अगर एक पहलू, या हम इंग्लिश में कहेंगे एस्पेक्ट, अगर समस्या का छूट गया है जो है, तो उसे बोला गया जो है कि उसे थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल सिद्धांत द्वारा सीखा जाता है। यहाँ पर जो है समस्या का कोई पहलू छुपा नहीं होता है जो है, तब जाकर के हमें क्या होती है, सूझ उत्पन्न होती है जो है। देखिए, ये भी बोला जो है कोलर ने कि सूझ उत्पन्न होने के लिए व्यक्ति का थक कर के जो है, निराश होकर के जो है क्या करना पड़ता है, बैठ जाना पड़ता है जो है, तभी उसमें सूझ जो है उत्पन्न होती है जो है। तो हम कहेंगे समस्या का सूझ उत्पन्न होने का जो है एक कारण आपने देख लिया, दूसरा कारण दिखाते हैं आपको। निराशा की स्थिति में दूसरा कारण क्या है सूझ उत्पन्न होने का, निराशा की स्थिति में। मीन्स अब ये हमसे हो नहीं सकता, अब इसे मैं कर नहीं सकता। उसी समय व्यक्ति का क्या होता है जो है, बालक का दिमाग जो है क्या करने लगता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है सोचने लगता है जो है। जैसे यहाँ पर देखिए निराशा की स्थिति, जैसे हमें गणित लगाना है, गणित एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर गणित लगाना है जो है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब ये तो हो नहीं रहा, अब ये हो नहीं सकता है, कैसे होगा। अब व्यक्ति क्या करने लगता है, निराश होने लगता है जो है। उस निराश की स्थिति में उसे फिर कहीं ना कहीं माइंड में आता है कोई चीज़ें कि नहीं, इसको इस तरीके से हम करेंगे जो है, तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा जो है। तो इस तरीके से निराशा की स्थिति में ही जो है क्या होती है, सूझ उत्पन्न होती है जो है। इसके अलावा देखिए 4 हमने आपको सूझ संबंधित फैक्टरों को बताया जो है। इसके अलावा भी और फैक्टर आपको हम बताते हैं सूझ संबंधित जो है। देखिए सूझ हमारी
ऑटोमेटिक एकाएक उत्पन्न होती है। सूझ हमारी एकाएक उत्पन्न होती है, इसमें समय नहीं लगता जो है, मीन्स हम कहेंगे क्या समय की बर्बादी होती है जो है सूझ उत्पन्न होने के लिए, नहीं, हम कहेंगे साइंस की प्रक्रिया के तहत जो है अगर आप देखेंगे जो है विज्ञान एकाएक सूझ उत्पन्न होती है। विज्ञान के तहत आप अगर देखें जो है तो आपको मालूम होगा जो है कि न्यूटन साहब ने क्या किया जो है, या आर्किमिडीज साहब ने क्या किया। आर्किमिडीज साहब ने अपना प्लावन सिद्धांत कैसे दिया, निराश होकर के जाकर के उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दी जो है डूब के मरने के लिए, और उसमें से जैसे पानी उनको ऊपर फेंका जो है उनमें सूझ तुरंत आ गई कि ओ हमने खोज लिया, जो हमको चाहिए वो हमारा चीज़ें मिल गई। मीन्स एकाएक उत्पन्न होती है जो है, मीन्स आपको खुशी का ठिकाना नहीं होता है जो है कि ये कैसे हमारे दिमाग में अभी तक नहीं आया था और कैसे अभी ये हमारा आ गया जो है। मीन्स सूझ देखिए कौन से विषय पढ़ाने के लिए जो है, कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए जो है, गणित विज्ञान, ठीक, गणित विज्ञान, हम कहेंगे इतिहास, इसके साथ ही हम कहेंगे सामाजिक अध्ययन, इन सभी विषयों के लिए जो है हमारा जो है कोहलर साहब का सूझ सिद्धांत जो है सीखने के लिए जो है सबसे बेस्ट होता है जो है। इसलिए अगर बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है जो है, विज्ञान पढ़ाना है जो है, गणित पढ़ाना है, इतिहास पढ़ाना है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है, तो हमें जो है कोहलर साहब के सूझ सिद्धांत का पालन करना चाहिए जो है। मीन्स पेडागागी के तहत हमें इतना ज्ञान होना चाहिए जो है कि कौन सा सिद्धांत जो है किस बालक को पढ़ाने से उसको फायदा होगा जो है। मीन्स बालक की क्राइटेरिया को भी हमने आपके सामने कभी रख दिया है जो है कि बालक का जो प्रक्रिया होती है वो प्राथमिक बालक होता है, उच्च प्राथमिक बालक होता है, जो माध्यमिक बालक होता है, उच्च माध्यमिक होता है, इसके बाद हमने कहा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त बालक होता है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पर विज्ञान मीन्स बच्चे का जो है माध्यमिक, ये सभी प्रक्रियाएं जो सूझ के तहत आती है जो है, ये माध्यमिक बालक, उच्च माध्यमिक बालक और ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट बालक के लिए जो है हम कहेंगे पेडागागी का जो है प्रक्रिया बनती है जो है। इसके अलावा देखिए सूझ के जो है कुछ और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जो है। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे सूझ के लिए क्या अभ्यास जरूरी है, नहीं, हम कहेंगे अभ्यास प्रयत्न और भूल, प्रयत्न एवं भूल, अभ्यास प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सूझ उत्पन्न नहीं होती है, सूझ उत्पन्न नहीं होती है। मीन्स अब यहाँ पर देखिए जो है एक किशोर को या हम कहेंगे एक प्रौढ़ को जो है हमें बार बार अभ्यास कराने की ज़रूरत नहीं है जो है, या हम कहेंगे उसे बार बार जो है कोशिश करो गलती होगी, कोशिश करो गलती होगी, नहीं, यहाँ पे इसने बताया जो है कि क्या करिए जो है अपनी गलतियों को करने से बढ़िया है जो है कि दूसरे की गलतियों से आप सीख ले लीजिए जो है, और आप स्वयं अपनी गलती न करिए जो है। मीन्स परीक्षा में अगर असफल होते हैं जो है तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं जो है, जबकि यहाँ पेडागागी में कोहलर ने बताया है जो है कि आपको क्या करना चाहिए जो है, आपको दूसरे की गलतियों से सीख ले करके जो है क्या करना चाहिए जो है अपना जो है अध्यापन कार्य करना चाहिए और कराना चाहिए जो है। इसके अलावा आइए देखिए हम सूझ संबंधित कुछ निष्कर्ष बताते हैं जो है। यहाँ पर जो है कोहलर ने कैसे अपना सिद्धांत यहाँ पर बताया है। अभी तक हमने आपको जो सूझ शब्द रहा उस सूझ शब्द के बारे में हमने बताया है। हम लोग को मालूम है जो है कि कोहलर ने क्या किया जो है, उसने सुल्तान चिंपांजी
सुल्तान नामक चिंपांजी को उसने क्या किया जो है लिया और उसको जो है क्या किया, एक पिंजरे में जो है बंद कर दिया जो है। अब पिंजरे में बंद करने के बाद जो है इसे देखिए जो है इसे क्या किया इसने जो है, इसको इसने पिंजरे में बंद कर दिया। अब देखिए सुल्तान के सामने यहाँ पर क्या रख दिया गया जो है, एक टेबल बनाई गई और इस टेबल पर जो है रखा गया जो है केला। यहाँ पर इसके सामने उद्दीपन रखा गया केला और यहाँ पर इसको दे दी गई जो है 2 छड़ी। ये प्रक्रिया इसकी जो है छड़ी की रही जो है छड़ी। अब आपको इतना मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं कि सुल्तान ने क्या किया जो है, केले को लेकर खाने के लिए इसने छड़ियों का प्रयोग किया। पहले हाथ का अपना प्रयोग किया, हाथ से नहीं जब केला पाया तो एक छड़ी लिया, एक से नहीं निकला तो दूसरी को भी लिया जो है, उससे भी नहीं निकला। मीन्स उसका उद्दीपन उसकी पकड़ से दूर था जो है। उसने क्या किया, गुस्से में आकर के दोनों छड़ियों को जो है लेकर के क्या किया जो है फेंक दिया और इसके बाद निराश होकर के बैठ गया जो है। फिर इसके बाद वो गुस्से में उठा, निराश होने के बाद जो फिर गुस्से में उठा, दोनों छड़ियों को लेकर के आपस में लड़ाने लगा। एक कंडीशन ऐसा है जो है कि जो छड़ियों के किनारे थे आपस में इस प्रक्रिया द्वारा बने थे कि आपस में जुड़ सकते थे जो है। वो जैसे ही जुड़ते हैं जो है वैसे तुरंत जो है सुल्तान के माइंड में ये बातें आ जाती है कि ये इसकी साइज तो बड़ी हो गई, अब मेरा भोजन मेरे पकड़ में आ जाएगा जो है। मीन्स देखिए तुरंत उसके माइंड में जो है क्या हुआ, एक क्रैक हुआ जो है कि इसकी साइज बड़ी हो गई, अब हमारा केला हमारे पकड़ के नज़दीक आ गया जो है। इसके बाद उसने क्या किया जो है, छड़ी समस्या का जो है ये इसका प्रयोग रहा जो है। दूसरे में उसने क्या किया, बॉक्स लिया जो है समझ गए। तो बॉक्स के तहत जो है बोला गया जो है कि उसने क्या किया जो है 3 बॉक्स लिया। बॉक्स की संख्या कितनी रही, 3 बॉक्स। अब बॉक्स लेने के बाद उसने केले को क्या किया जो है पिंजरे में ऊपर ही लटका दिया जो है। चिंपांजी ने देखा जो है, सुल्तान ने देखा जो है केला काफ़ी ऊंचाई पर है जो है। उसने क्या किया जो है, एक बॉक्स पर खड़े होकर के जो लेना चाहा, नहीं ले पाया तो दूसरे बॉक्स को उस पर रख दिया जो है, तब भी नहीं पाया तो तीसरे बॉक्स को रख करके उसने केले को उठा लिया। क्योंकि उसमें एक सूझ पैदा हो चुकी थी जो है कि भोजन हमारी पकड़ से दूर है, क्योंकि उतनी हमारी हाइट नहीं है जो है। तो उसने हाइट को बढ़ाने के लिए डब्बों को एक दूसरे पर रख करके क्या किया जो है ले लिया। ये सूझ उसको छड़ी प्रयोग से मिल चुकी थी जो है। जब इसका निरीक्षण जो फिर किया गया जो है सीढ़ी प्रयोग द्वारा जो है, तो सीढ़ी प्रयोग में ये देखा गया कि बंदर जो है ने क्या किया जो है, बॉक्स पर सीढ़ी को लगा करके जो है पहले तो सीढ़ी से उसने भोजन को लेने की कोशिश किया, केले को नहीं पाया तो उसने क्या किया, उसकी हाइट कम नजर आई, उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए उसने सीढ़ी को क्या किया, बॉक्स पर रख करके जो है केले को प्राप्त कर लिया जो है। इससे प्रमाणित हो गया जो है कि चिंपांजी मीन्स सुल्तान में जो अधिगम हुआ वो किसके द्वारा हुआ, सूझ के द्वारा हुआ जो है। तो इस तरीके से इसका जो प्रयोग रहा जो है बहुत ही अच्छा रहा जो है। तो हम लोग कहेंगे कि अध्यापन कला के तहत देखिए कि क्या इसने बताया जो है। पेडागॉजी अध्यापन मीन्स आपको अध्यापन कराना है जो है किसके अनुसार, कोहलर के अनुसार। तो कैसे अध्यापन आप कराएंगे जो है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है जो है। ये बताया गया है जो कि आप अध्यापन कराए मीन्स बालक की सभी समस्याओं का आपके पास ज्ञान होना चाहिए जो है। बालक के सभी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए बालक आया है पढ़ने के लिए, आप अध्यापन करा रहे हैं जो है, तो पहले आप ये सोचिए जो है कि बालक आया है जो है यहाँ पढ़ने के लिए, तो उसकी समस्या क्या है। अब कभी ऐसा भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बालक बगैर भोजन किए चला आया हो। बालक
किसी के डांटने से चला आया हो, या बालक रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा करके चला आया हो, जो है मीन्स बालक के सभी समस्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद अब अध्यापन कला उसको जो है आप क्या करेंगे, कराएंगे। अगर उसकी समस्याओं को अगर आप ध्यान दिए बिना अगर आप पढ़ाते हैं जो है तो उसका अधिगम कमजोर होगा, क्योंकि उसमें तत्परता नहीं रहेगी और अधिगम के लिए तैयार नहीं होगा जो है, तो इसलिए उसकी अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, कमजोर होगी जो है। आइए दूसरे प्रोसेस में इसने क्या बताया कोहलर ने, सूझ उत्पन्न होने के लिए बालक के सामने समस्यात्मक परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए। देखिए अध्यापन कला अगर आप करा रहे हैं तो बालक में अगर सूझ उत्पन्न करना आप चाहते हैं जो है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो है बालक के सामने समस्यात्मक परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए। मीन्स उसे जो है गणित का जो है, गणित का या विज्ञान का कोई प्रश्न जो है, कोई प्रश्न देकर स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब देखिए जब आप बालक के सामने गणित या विज्ञान का कोई प्रश्न दे करके अगर आप उसको आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं जो है, तो उसमें क्या करेगा जो है, उसके लिए समस्या, उसमें सोचेगा विचारेगा जो है, अब फिर उसमें क्या होगा, निराश भी होगा। एक कंडीशन फिर ऐसी आएगी जो है कि उसमें सूझ उत्पन्न हो जाएगी जो है, और समस्या का अपने समाधान कर लेगा, बगैर अभ्यास का कर लेगा जो है, बगैर अनुभव का कर लेगा जो है। मीन्स वो अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस तरीके से वो कर लेगा। बालक को बार बार जो है उसके जो है समस्या को टीचरों को समाधान नहीं करना चाहिए जो है, उसे समस्या को दे करके कुछ देर के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जो है। इसके साथ ही जो है आइए तीसरे स्टेप में देखिए, अध्यापन के लिए इन्हें तीसरा फैक्ट क्या बोला जो है, इन्हें बोला जो है कि बालक यदि निराश होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सूझ की प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है। अब देखिए अगर बालक निराश होने लगा जो है, तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए जो है। अगर उसको हम मदद करेंगे जो है तो उसके लिए वो हानिकारक होगा, उसमें सूझ पैदा कभी नहीं होगी जो है। इसलिए अगर बालक निराश होने लगे जो है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें सूझ की प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है। और इससे एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद ये सूझ जो है, हमें इसको कोई क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा, सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है अपने इसी सूझ के दम पर वो निकाल लेगा जो है। तो इस तरीके से जो है अध्यापन के तहत पेडागागी के जो है हम लोग कहेंगे कि तीन ही नहीं जो है, कुछ और भी इन्होंने जो है फैक्ट बताया है जो है, जिसे चौथे स्टेप में हम आपको बताते हैं जो है। जटिल समस्याओं के समाधान में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए।
देखिए कोहलन ने बोला जो है कि अगर जटिल समस्या हो जो है तभी इस तरह की प्रक्रिया जो है बच्चे के लिए जो है अपनानी चाहिए जो है, वरना उसके लिए जो है हम कहेंगे कि पावला और थर्नडाइक के सिद्धांतों का प्रयोग करके उसको अधिगम कराना चाहिए जो है। तो इस तरीके से हमारा जो है पेडागागी का ये चौथा लेक्चर खत्म हुआ। 5वें लेक्चर के लिए जो है हम नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। थैंक यू।